हाय गाइज, मैं आप लोग के समक्ष पुनः एक बार उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है कोलिजन। तो अभी आज हम लोग कोलिजन को समझने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, कितने टाइप्स ऑफ कोलिजन होते हैं और इसका यूज हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोलिजन। कोलिजन का मतलब क्या है। कोई अगर सिंपल भाषा में हम लोग समझें तो कोलिजन को जनरली हम लोग डेली लाइफ में बोलते हैं कि जैसे बोलते हैं कि दो गाड़ी आपस में टकरा गई तो बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन हो गया, है ना। दो आदमी आपस में टकरा जाते हैं तो बोलता है कि वो आमने सामने से आके टकरा गया। तो इसका मतलब टकराने, कोलिजन का मतलब क्या है। तो फिजिक्स की भाषा में जब हम लोग कोलिजन की बात करते हैं तो कोलिजन का मतलब ये होता है कि प्रोसेस ऑफ मोमेंटम ट्रांसफ़र। दो ऑब्जेक्ट जब पास में आते हैं या आने की टेंडेंसी रखते हैं तो उसमें जो मोमेंटम के ट्रांसफ़र होने का प्रोसेस है उसको कोलिजन कहा जाता है। एक बात यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि कोलिजन जब होता है तो उसमें कोई ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों ऑब्जेक्ट आपस में आके टकराए या फिजिकल कांटेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। दो ऑब्जेक्ट सेपरेटेड भी रह सकता है और आके टकरा भी सकता है। जब आपस में आके फिजिकल कांटेक्ट होता है तो उस प्रोसेस को एक नया टर्म दिया जाता है जिसका नाम है इम्पैक्ट। तो चलिए अपना डिस्कशन यहीं तक लिमिटेड रखते हैं और हम लोग इसको कोलिजन को आगे समझने की कोशिश करते हैं कि कोलिजन के पीछे का फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स ये है, सिंपली हम लोग जानते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से स्टार्ट होता है। हम लोग ये जानते हैं कि न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि F इक्वल टू होता है ma, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं F इक्वल टू dp अपॉन dt। चूँकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब समझिए कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का पे अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए, F एक्सटर्नल अगर जीरो हो जाए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, dp अपॉन dt। इसका मतलब क्या हो गया कि p इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब है p ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट। मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल विल रिमेन कांस्टेंट कब, जबकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो। एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इसका मतलब है इन प्रेजेंस ऑफ इंटरनल फोर्स। अगर इंटरनल फोर्स प्रेजेंट है सिस्टम ऑफ पार्टिकल का तो उस केस में मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा, कांस्टेंट होगा। यही इस कोलिजन के पीछे का फिजिक्स है। तो जब कभी भी इंटरनल फोर्स प्रेजेंट होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि मोमेंटम को हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं कि नहीं ये हम लोग अभी आगे देखेंगे, बट मोमेंटम कोलिजन में कंजर्व होता है चाहे वो किसी भी टाइप का कोलिजन हो। क्यों? क्योंकि जब दो बॉडी आपस में टकराता है तो उसको हम लोग सिस्टम मान लेते हैं। उस दोनों के बीच में आपस में फोर्स का आदान प्रदान हो सकता है, बट बाहर से उस सिस्टम को, उस दोनों ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग सिस्टम मान लें तो बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए उस दोनों ऑब्जेक्ट का जो सिस्टम बना है उसका मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, तो फिर हम लोग देखते हैं आगे अभी कि कितने टाइप्स का कोलिजन होता है। तो टाइप्स ऑफ कोलिजन, तो अगर हम लोग इसको डेफिनेशन लिखने की कोशिश करें कोलिजन का, द प्रोसेस ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर इज called collision. When two objects physically came in contact, the इंसिडेंट और इवेंट भी बोल सकते हैं, इज कॉल्ड इम्पैक्ट। इट मीन्स इट इज नॉट नेसेसरी that two objects actually come in
contact in the process of collision। तो ये हम लोग एक छोटा सा यहाँ पे नोट्स के रूप में हम लोग देख सकते हैं। तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि एक अगर हम लोग डायग्राम से समझने की कोशिश करें कि सपोज करो ये एक मास m1 का ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी कुछ u1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट है इसका मास m2 है, इसकी वेलोसिटी u2 है, और यहाँ पे अगर कोलिजन होना है तो ऑब्वियस है इसके वेलोसिटी को इसके वेलोसिटी से ज़्यादा होना पड़ेगा, u1 शुड बी ग्रेटर देन u2। अगर ये बिफोर कोलिजन का कंडीशन है, बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा, दोनों बॉडी आपस में आके कुछ इंटरेक्ट करेगा, एक दूसरे पे कुछ इम्पैक्ट लगाएगा, कुछ फोर्स लगाएगा, तो ये इस पे कुछ इधर नॉर्मल लगाएगा, ये इस पे कुछ इधर नॉर्मल लगाएगा, ये एक फोर्स लगाएगा जो कि dt टाइम तक इंटरेक्शन होगा, स्मॉल टाइम इंटरवल का इंटरेक्शन होगा, इसको बोलते हैं ड्यूरिंग कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन इसके शेप में कुछ डिफॉर्मेशन होगा, उसके बाद फिर से ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट सेपरेट हो जाएगा, इसका मास मान लेते हैं m1 है, इसका v1, इसका m2, इसका वेलोसिटी कुछ v2। तो ये आफ्टर कोलिजन का ये कंडीशन है। तो इस दौरान क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट इस पे कुछ फोर्स लगाएगा, ये ऑब्जेक्ट इस पे भी कुछ फोर्स लगाएगा, बट अगर इसको हम एक सिस्टम मान ले, इसको एक बक्से में बंद कर दें, तो क्या ये जो फोर्स लग रहा है ये कोई बाहर से लग रहा है? नहीं, ये इंटरनल फोर्स है। क्या है? ये इंटरनल फोर्स है, और इसी इंटरनल फोर्स होने की वजह से इसमें हम लोग क्या करते हैं, मोमेंटम को कंजर्व करते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना है, और मोमेंटम को हम लोग जानते हैं, सब लोग इतना तो समझते हैं, मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, सिंपली होता है मास इनटू वेलोसिटी, या सिंपली इसको m इंटू वी लिख सकते हैं। इनिशियल मोमेंटम इस सिस्टम का क्या है, इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम है m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2। इस दौरान क्या हुआ, इसकी हम लोग चर्चा नहीं करते हैं। आफ्टर कोलिजन इसका मोमेंटम क्या होगा, तो इसका हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 इंटू v2। तो ये क्या हो गया, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का पार्ट हो गया। ये चूंकि इंटरनल फोर्स है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो ये हो गया इसका बेसिक प्रोसेस। अब हम लोग समझते हैं कि कितने टाइप का कोलिजन होता है। टाइप्स ऑफ कोलिजन, एक होता है हेड ऑन कोलिजन, एक होता है ऑब्लिक कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन कहने का मतलब क्या है, इसमें जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट होता है फोर्स का, वो बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन सेम लाइन के लॉन्ग होता है। इसमें जो ऑब्जेक्ट का मोशन होगा वो बिफोर द कोलिजन ऑब्जेक्ट का मोशन किसी और डायरेक्शन में होगा, और आफ्टर द कोलिजन ऑब्जेक्ट का मोशन किसी और डायरेक्शन में हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे अगर फिगर से समझने की कोशिश करें, एक अगर मान लेते हैं इस टाइप का, हम लोग बोल सकते हैं कि लीनियर मोशन टाइप का होता है, कि ये बिफोर कोलिजन ये स्थिति थी, आफ्टर कोलिजन यहाँ पर क्या हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ हो, एक ऐसे मूव कर रहा हो, और दूसरा
कुछ ऐसे मूव कर रहा हो, और कोलिजन के बाद हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट इधर चलना शुरू कर दे, दूसरा ऑब्जेक्ट इधर चलना शुरू कर दे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो क्या हो गया, इसके मोशन का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो ये हो गया आपका ऑब्लिक कोलिजन, और यहाँ पे ये क्या हो गया, हेड ऑन कोलिजन। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल जिसका वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो टाइप्स ऑफ बॉडी, तो इसमें हम लोग फिजिक्स को समझने के लिए जनरली हम लोग 3 टाइप का बॉडी मान लेते हैं। एक होता है इलास्टिक बॉडी, दूसरा होता है पार्शियली इलास्टिक बॉडी, तीसरा होता है इन इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी करने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि डिफॉर्मेशन के बाद एनर्जी आफ्टर डिफॉर्मेशन, पोटेंशियल एनर्जी will help to regain the shape। एंड इसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन will partially help to regain the shape, और इसमें shape will not be regained, shape will not be regained। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, यहाँ पर नॉट कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व, और यहाँ पर तो कंजर्व हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसी को समझने के लिए फर्दर हम लोग देखते हैं कि इलास्टिसिटी को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए एक टर्म होता है यूज, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसको हम लोग ई से सिंबलाइज करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है, ई का मतलब होता है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यहाँ पर होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसका मतलब ये हुआ कि V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। तो ये अगर हम लोग बात करें इलास्टिक बॉडी की, इलास्टिक बॉडीज की अगर हम लोग बात करें, E का वैल्यू होता है 1। पार्शियली इलास्टिक बॉडी का E 0 से 1 के बीच में होता है। इन इलास्टिक बॉडी का E का वैल्यू होता है 0। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डाटा है, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो इस डेफिनेशन को भी याद रखना है और तीनों का वैल्यू याद रखना है। अभी हम लोग एक एग्जांपल लेके हम लोग इलास्टिक बॉडी, हेड ऑन इलास्टिक बॉडी को हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। फिर इसको हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अभी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। हेड ऑन
इलास्टिक कोलिजन। इसमें क्या होगा, तो एक हम लोग फिगर बना लेते हैं। ये m1 ऑब्जेक्ट है, इसका वेलोसिटी u1 है। दूसरा एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2, इसकी वेलोसिटी है कुछ u2, और आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कुछ v1 हो गई, और इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कुछ v2 हो गई। और हम लोग ये जानते हैं इलास्टिक कोलिजन है, तो हम लोग बोल सकते हैं E का वैल्यू 1 होगा, और दिस कैन बी रिटन एज v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। तो आपका ये हो गया इक्वेशन 1। दूसरा, अगर मोमेंटम कंजर्व हम लोग करें तो क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। ये हो गया इक्वेशन 2। अगर ये दोनों ही लीनियर इक्वेशन है, अगर हम लोग देखें इसको फर्दर देखें यहाँ पर, तो क्या लिख सकते हैं, v2 माइनस v1 इक्वल टू u1 माइनस u2। और इस वैल्यू को लाके अगर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, v1 और v2 का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या करना है हम लोग को कि v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 प्लस u1 माइनस u2। तो इसको लाके हम लोग यहाँ रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v1 प्लस u1 माइनस u2। तो देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा वैल्यू, तो v1 वाले को एक साथ रख लेते हैं और v2 को u1 को इधर ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा, m1 और माइनस m2 इंटू u1 प्लस m2 u2 और यहाँ पर m2 u2, तो क्या हो जाएगा, 2m2 u2 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे v1 की जगह क्या होगा, m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1। तो आपको कोलिजन के बाद ये डाटा काफ़ी, ये रिजल्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कोलिजन के बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो गई, आपको जो नोन पैरामीटर है उसके टर्म में मिल गया। तो वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन ये आपको यहाँ पे इस डाटा के साथ मिल गया, और इसका भी आप लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। v2 यहाँ पर आपको v1 मिल गया, इसको यहाँ पे ला के रख दें तो वहाँ से आपको v2 मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको v1 भी पता चल गया और v2 भी पता चल गया। इस रिजल्ट को आप याद भी रख सकते हैं। तो आप देखें कि कोलिजन के कॉन्सेप्ट का यूज़ करके कैसे हम लोग इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ सकते हैं, और इसका यूज़ काफ़ी मतलब कि फिजिक्स के डिफरेंट एप्लीकेशंस में होता है। तो ये आपको फर्दर फिजिक्स को समझने में काफ़ी हेल्प करेगा, और मोर इम्पोर्टेंटली ये आपको क्लास 12 में या फिर किसी भी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम आप देते हैं, मेडिकल का एग्ज़ाम देते हैं, तो उससे 1-2 क्वेश्चन इससे रहता ही है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मैं आगे फिर इस पर कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा, तब फिर इसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।